हेलो दोस्तों, मैं केतन पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये अपना आज हिंदी मीडियम का लेक्चर है। लास्ट अपन ने हिंदी मीडियम में लास्ट जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी ठोसों में संकुलन क्षमता अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है, एकक कोशिका का अपन घनत्व कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वो आज अपने को देखा है। तो आज का टॉपिक है एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है, एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है दोस्तों, आज अपने को ये टॉपिक पढ़ना है कि कोई भी एकक कोशिका है तो उसका अपन घनत्व कैसे फाइंड करेंगे। तो अपन ने चार टाइप की एकक कोशिकाएं देखी थी। फर्स्ट अपन ने देखी थी सिंपल लैटिस, ठीक है, मूल या आद्य इकाई कोशिका। उसके बाद अपन ने देखी थी इकाई इकाई कोशिका। उसके बाद फलक केंद्रित इकाई कोशिका और एक अंत्य इकाई कोशिका, अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका। तो उन सभी में क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं उनकी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इन सभी प्रकार की इकाइयों में घनत्व अपन कैसे फाइंड करें इन इकाइयों का, वो आज अपन को देखना है। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है कि घनत्व जो होता है, घनत्व के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, सभी को पता है, यानी क्या हो जाएगा D = मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये अपने को पता है। तो किसी भी इकाई है, कोई भी इकाई कोशिका है, तो उसमें अपने को क्या पता होना चाहिए, उस इकाई कोशिका का द्रव्यमान और उस इकाई कोशिका अगर आयतन अपने को पता है तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं यहाँ पर कोई इकाई कोशिका बनाऊं तो समझना, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सरल घनी इकाई कोशिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ, कौन सी बना रहा हूँ, सरल घनी इकाई कोशिका। और सरल घनी इकाई कोशिका में अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर। केवल कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर। तो यहाँ पर ये जो अवयवी कण उपस्थित है वो कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, घनत्व निकालने के लिए इकाई कोशिका का द्रव्यमान अपन इकाई कोशिका का आयतन। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मान लूं सपोज यहाँ पर ये जो भुजा है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो क्या है, a है। क्या है, a है। तो घन जो होगा, तो घन में क्या होता है, सरल घनीय जालक में अपने पढ़ा था a = b = c, तीनों क्या होते हैं, इक्वल। सरल घनीय जालक में अपन ने जो पैरामीटर देखे थे, पैरामीटर में क्या देखा था कि a b और c तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ पर देखना, इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी a और ये भी लेंथ जो होगी वो भी क्या हो जाएगी a। यानी घन के सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। और आयतन निकालना है तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घन का आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, a³। तो एकक कोशिका का आयतन क्या हो जाएगा, एकक कोशिका का आयतन कितना हो जाएगा, a³। कब, जब एकक कोशिका कौन सी हो, सरल घनीय हो। कौन सी हो, सरल घनीय इकाई कोशिका हो, तब इसका आयतन कितना हो जाएगा, a³। ठीक है दोस्तों, अगर अलग अलग लंबाई है, लेंथ अलग अलग है, तो उसमें अपने को फिर वॉल्यूम अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वॉल्यूम, v भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ गया, आयतन अपना आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान। समझना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आयतन तो निकाल लिया अपन ने, अब क्या निकालना है, एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान समझना है, यहाँ पर इस पूरी इकाई कोशिका है, उस एकक कोशिका में उसका मास जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसमें जो उपस्थित अवयवी कण है। और अवयवी कण कौन है, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, और ये जो अणु, परमाणु, आयन जो है वो एक सरल रेखा के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो इकाई कोशिका का द्रव्यमान होगा वो किसका द्रव्यमान होगा, उसमें जो परमाणु उपस्थित हैं, जितने परमाणु उपस्थित हैं उनका जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान किसका होगा, इस इकाई कोशिका का। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ गया कि जो एकक कोशिका होगी उसका जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा।
ठीक है, उन जितने परमाणु उपस्थित होंगे और उन जितने परमाणु उपस्थित है उनका जो भार होगा वही भार किसका होगा, वही द्रव्यमान किसका हो जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये लिख सकते हैं क्या होगा, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है, मल्टीपल, किससे मल्टीपल करेंगे, ध्यान रखना, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, सभी परमाणु अगर समान हैं तो किसी एक परमाणु का अगर द्रव्यमान अपने को पता हो, ठीक है, और उसमें टोटल कितने परमाणु उपस्थित है उससे मल्टीपल कर देंगे तो उस पूरी एकक कोष्ठिका का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। यानी यूं कह सकते हैं जो द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या अपन को इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन z से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से। और यहाँ पर ध्यान देना एक परमाणु का द्रव्यमान इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ गया, ये z एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और m एक परमाणु का द्रव्यमान। दोस्तों समझना यहाँ पर, जैसे किसी एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है यानी स्मॉल m निकालना है, जैसे मैं बात करूं सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, अपने को पता है 23 ग्राम पर मोल, कितना होता है 23 ग्राम पर मोल। पर दोस्तों समझना, ये जो भार है, ये जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 मोल सोडियम का है, कितना है, 1 मोल सोडियम परमाणु का है। ठीक है, समझना दोस्तों, 23 ग्राम पर मोल जो है, जो अपने को पता है वो कितना है, 1 मोल सोडियम परमाणु का है। ठीक है, और अपने को कितने परमाणु का चाहिए, 1 परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। तो दोस्तों समझना, यहाँ पर 1 मोल सोडियम परमाणु में टोटल कितने परमाणु उपस्थित हैं, 6.022 into 10 to power 23 परमाणु। ठीक है, कितने सोडियम परमाणु उपस्थित होंगे, यहाँ पर इतने सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 23 ग्राम पर मोल है। तो मुझे बताओ एक परमाणु का कितना हो जाएगा, एक सोडियम परमाणु का कितना हो जाएगा, एक सोडियम परमाणु का कितना हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल अपॉन क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर Na, और ये जो वैल्यू है उसको अपन कहते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या कहते हैं, मोलर मास, यानी अपन कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। यानी वो कह सकते हैं ये जो स्मॉल है यानी m, स्मॉल m, एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर द्रव्यमान, ये जो अपन ने लिखा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पर किसी एक परमाणु का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसको अपन कैसे निकालेंगे, उस परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान है, उस मोलर द्रव्यमान में अपन किससे डिवाइड करें, उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, उसका एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, Z इंटू मोलर द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान आ जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, द्रव्यमान आ गया, आयतन आ गया, अगर दोनों यहाँ पर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, घनत्व। तो पहले अपन क्या रखें, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, Z इंटू मोलर द्रव्यमान अपॉन क्या आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयतन, यानी या तो मैं A क्यूब भी लिख सकता हूँ या वॉल्यूम भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखो, ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर Z क्या है, Z एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, M यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। याद रखना दोस्तों, ये क्या है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, संख्या, और लास्ट जो है वो कौन सा है, A क्यूब अपन यूं लिखे, या तो A क्यूब लिखे या फिर इसको क्या लिखे, वॉल्यूम, तो ये क्या है, आयतन। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, और Z क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो अगर ये अगर आपको पता हो तो आप किसी भी एकक कोष्ठिका का घनत्व अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन मैं यहाँ पर बात करूं, Z के लिए बात करूं, किसकी बात करूं, Z की बात करूं, तो समझना दोस्तों, Z के लिए मैं क्या बताऊं, अगर आपका इकाई कोष्ठिका BCC है, कौन सी है, BCC, BCC कौन सी हो जाएगी,
काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका। कौन सी होगी? काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका। और काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों? सभी को पता है 2 होती है। ठीक है, जिन्होंने ये नहीं पता है वो पिछला वीडियो एक बार लास्ट वाला जो मेरे इकाई कोष्ठिका में परमाणु की संख्या जो वीडियो में अपलोड किया वो एक बार जरूर देख ले। ठीक है दोस्तों, तो BCC है तो Z की संख्या Z कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं ये बोलूं FCC इकाई कोष्ठिका है, फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका है, तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सिंपल लैटिस है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये निर्भर करता है कौन से टाइप की इकाई कोष्ठिका है। ठीक है दोस्तों, तो अपना आज जो पहला टॉपिक जब अपने स्टार्ट किया था वो कौन सा है? एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको उतार लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता है, ठोसों में दोष। ठीक है, ठोसों में दोष किस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं और आयनिक क्रिस्टलों में अवयवी कण कौन होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें जैसे अपन किसी आदर्श क्रिस्टल की बात करें तो आदर्श क्रिस्टल कौन से होते हैं कि वे क्रिस्टल जिसमें इकाई कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान हो। समझ में आ रहा है कि आदर्श क्रिस्टल कौन से किसे कहते हैं? तो वे क्रिस्टल जिसमें इकाई कोष्ठिकाओं की जो व्यवस्था होगी, ठीक है, वो संपूर्ण क्रिस्टलों में क्या हो? समान हो, यानी संपूर्ण इकाई कोष्ठिकाएं पूरे इकाई कोष्ठिका में पूरे क्रिस्टल में क्या हो? समान होती है। तो इस तरह की क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो अपना टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो कौन सा है? ठोसों में अपूर्णताएं या फिर दोष। ठीक है, या फिर अपन इसको कहते हैं त्रुटियां। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जैसे अपन बात करें आदर्श क्रिस्टल की, किसकी बात करें? आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल क्या होते हैं? आदर्श क्रिस्टल दोस्तों समझना कि संपूर्ण क्रिस्टल में जो संपूर्ण क्रिस्टल होगा उस पूरे क्रिस्टल में एकक कोष्ठिकाओं की व्यवस्था समान हो या फिर अवयवी कण समान रूप से व्यवस्थित हो पूरे एकक क्रिस्टल में, तो उस टाइप के क्रिस्टल को अपन कौन सा क्रिस्टल कहेंगे? आदर्श क्रिस्टल। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान रखना एक कंडीशन है कि ये जो आदर्श क्रिस्टल जो होगा वो स्थायी होगा, वो केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही स्थायी होता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है दोस्तों, इसको अपन कहते हैं परम शून्यता। क्या कहते हैं? परम शून्यता। यानी इस टेम्परेचर पर ही क्रिस्टल जो होगा वो क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 0 केल्विन से अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? क्रिस्टल में अव्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी। जो क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था है वो व्यवस्थित क्रम में जो जमे हुए हैं उसमें क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा, उनके स्थान परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, व्यवस्था वो कैसे हो जाएंगे? अव्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आदर्श क्रिस्टल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन बात करें अपने रूम टेम्परेचर की ही बात करें, ठीक है, जो कमरे का ताप है वो कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में देखें तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो यहाँ पर तो कितनी बात हो रही है? 0 केल्विन। तो इसको रखना पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें क्या उत्पन्न होंगे? दोष उत्पन्न होंगे। इसमें क्या उत्पन्न होंगे? दोष उत्पन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझ में आ गया क्या है आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होंगे वो किसके कारण होंगे? टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होंगे। किसके कारण उत्पन्न होंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होंगे? दोष उत्पन्न होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर 2 तरह के दोष उत्पन्न होंगे। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक दोष या अपूर्णता, या फिर अपन इसको कहते हैं त्रुटियां। ठीक है, सेकंड है बिंदु या परमाणुीय दोष या त्रुटियां, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? त्रुटियां। ठीक है दोस्तों, इसको अपन पढ़ेंगे जब अपन चालकता वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में आगे वाला है, तब उसको में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। ठीक है, बिंदु या परमाणुीय त्रुटियों को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर बिंदु या परमाणुीय दोष जो है इनको अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्टोइकियोमेट्री दोष या फिर त्रुटियां। ठीक है, और सेकंड जो है वो कौन सा है? नॉन
स्टोइकियोमेट्री त्रुटियां, और लास्ट है अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर समझ में आ गया तीन टाइप में है। बिंदु या परमाणु दोष को अपन तीन भागों में विभाजित करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष या त्रुटियां, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष या त्रुटियां, और थर्ड कौन सा है, अशुद्धि दोष। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है उसको अपन चार भागों में विभाजित करते हैं। आगे फिर से ये टेबल साथ साथ में आप बना लेना दोस्तों। स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो उसमें पहली जो त्रुटि है वो उसको अपन कहते हैं रिक्तिका, रिक्तिका दोष, ठीक है, या त्रुटि। सेकंड है अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष या त्रुटि। थर्ड है शॉटकी दोष, और लास्ट है फ्रैंकल दोष। ठीक है दोस्तों, तो कितने टाइप की है स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है वो चार टाइप की हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष, और लास्ट कौन सा है, फ्रैंकल दोष। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं बात करूं, ये जो स्टार्टिंग की दो जो त्रुटियां हैं, इन दोनों की बात करें तो ये अनआयनिक ठोसों में पाई जाती है। कौन से ठोसों में पाई जाती है, अनआयनिक ठोस में पाई जाती है। कौन सी, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और ये जो दोनों त्रुटियां है, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये पाई जाती है आयनिक ठोस में। किसमें पाई जाती है, आयनिक ठोस में। तो दोस्तों यहां पर समझना, यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है वो चार टाइप की है। पहली है रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, जिसमें से दो तो अनायनिक ठोसों में और दो जो उपस्थित होंगी वो कहां पर उपस्थित होंगी, आयनिक ठोसों में उपस्थित होंगी। ठीक है दोस्तों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है उसको भी अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हो जाएगा धातु आधिक्य दोष, और एक हो जाएगा धातु न्यूनता दोष। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कितने टाइप की पढ़नी है अपने को, दो टाइप की पढ़नी है। तो पहले इस टेबल को अच्छे से उतार लो, समझ में आ गया। ठोसों में अपूर्णता दो प्रकार की है, इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटियां, सेकंड है बिंदु या परमाणु त्रुटियां। बिंदु या परमाणु त्रुटि को तीन भागों में विभाजित करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष को चार भागों में विभाजित किया है, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉटकी और फ्रैंकल, जिसमें दो अनायनिक ठोसों में उपस्थित होंगी और दो आयनिक ठोसों में उपस्थित होंगी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां दो प्रकार की है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, और लास्ट कौन सा है, अशुद्धि दोष। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो, अब हम देखते हैं फर्स्ट त्रुटि जो है स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष कितने टाइप की है, चार टाइप की। तो चार टाइप में अपन पहले दो टाइप देखते हैं, उनको अपन डिफरेंशिएट करके देखते हैं। जो कहां पर उपस्थित होती है, कौन से ठोसों में पाई जाती है, अनआयनिक ठोसों में। तो मैंने क्या तुमसे बताई थी, एक तो है आपके रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, और सेकंड जो हो जाएगा वो कौन सा है, अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो दो टाइप मैं पहले दोनों में डिफरेंसेस करूंगा, उसके बाद जो दो बचे उनको अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो दोष हैं वो कि कौन से ठोस में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये दोनों पाए जाते हैं अनआयनिक ठोसों में, अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जो है वो कौन से ठोसों में पाए जाते हैं, तो अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। अब क्या है समझना, जैसे मैं यहाँ पर हम बात करें, किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं क्या है, व्यवस्थित रूप से जमे हुए होंगे इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जो है अवयवी कण या परमाणु या अणु जो होंगे वो क्या है, व्यवस्थित क्रम में जमे हुए, व्यवस्थित रूप से जमे हुए। अब रिक्तिका जो दोष है, रिक्तिका दोष में क्या होगा कि इसमें से कोई अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा, अपना स्थान छोड़कर
अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी अवयवी कण जहां पर उपस्थित था वहां से अपना स्थान छोड़कर कहां आ रहा है, बाहर। तो जहां वो उपस्थित था वहां पर क्या हो जाएगी, एक रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, एक छिद्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस दोष को अपन ने क्या नाम दिया, रिक्तिका दोष, क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एक रिक्तिका का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो अवयवी कण था वो क्या हुआ, क्रिस्टल से बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या हो जाएगा, अवयवी कण जो होते हैं इसमें क्या होगा, अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल से कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जिससे किसका निर्माण होगा, जिससे किसका निर्माण होता है, रिक्तिका का, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व बढ़ेगा या कम होगा या फिर कोई अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, यानी अणु परमाणु जो भी है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर आ रहा है। तो उनका कुछ ना कुछ भार था, द्रव्यमान था। तो अब क्या हुई, क्रिस्टल के द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी, और घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान में कमी यानी घनत्व में भी क्या आ जाएगी, कमी। यानी यहां पर ध्यान रखना, घनत्व क्या होता है, कम होगा। घनत्व पहले से जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, किसमें, रिक्तिका दोष में। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। फर्स्ट जो है वो कौन सा दोष है, रिक्तिका दोष। कौन से दोष में पाया जाता है, आयनिक अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। सेकंड है अंतराकाशी ठोस। इसमें क्या होगा, जैसे यहां पर देखें, यहां पर भी कोई अवयवी कण व्यवस्थित रूप से जमे हुए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अवयवी कण इस तरह से जमे हुए हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर, जैसे इस अवयवी कण की बात करें तो ये अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहां पे आ जाएगा, अंतराकाशी स्थलों में आ जाएगा। यहां पर जो बीच में रिक्त स्थान है, जो अवयवी कण जमे हुए हैं उन अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, जैसे ये दोनों अवयवी कण, उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना स्थान छोड़कर कहां पर आ रहे हैं, अंतराकाशी स्थलों में आ रहे हैं, इसलिए इस दोष को क्या नाम दिया, अंतराकाशी दोष। और जहां पर ये इन्होंने अपना स्थान छोड़ा वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, रिक्तिका यानी एक छिद्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर कहां पर आ जाते हैं, अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के दोष को अपन क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे। अब ध्यान रखना, यहां पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, यहां पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर अवयवी कण क्या हो रहा है, यहां से अपना स्थान छोड़कर कहां पर आ रहा है, अंतराकाशी स्थलों में आ रहा है। यानी यहां से, अब मुझे बताओ, ये अवयवी कण बाहर निकल रहे हैं तो क्रिस्टल में, यानी क्रिस्टल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों में समझ में आ गया। पहला दोष कौन सा है, रिक्तिका दोष, और सेकंड दोष जो है वो कौन सा है, अंतराकाशी दोष। किसमें उपस्थित होते हैं, अनायनिक ठोसों में। ठीक है, इसमें घनत्व में क्या होगी, कमी आएगी, और इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक दोष में पहले जो दो टाइप के हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों पहले एक बार। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना जो है स्टोइकियोमेट्रिक में थर्ड और फोर्थ जो दोष है वो कौन से हैं, जो आयनिक ठोसों में उपस्थित होते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल दोष। ये दोनों दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो दोष है वो कौन से हो जाएंगे, शॉटकी दोष, और एक हो जाएगा फ्रैंकल दोष। सेकंड कौन सा हो जाएगा, फ्रैंकल दोष। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों ध्यान रखना, ये कहां पर उपस्थित होते हैं, ये दोनों आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं।
किस में पाए जाते हैं? आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना। अब पहले अपन पढ़ते हैं शॉर्टकी दोष को, ठीक है। क्या है शॉर्टकी दोष? ध्यान रखना, नाम से यहाँ पर पता चलेगा शॉर्टकी, यानी इसमें क्या होगा, अवयवी कण जो होंगे उसमें शॉर्टेज हो जाएगी, कम हो जाएंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर अवयवी कणों की व्यवस्था देखें तो देखिए किस तरह से अवयवी कण जमे हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों यहाँ पर अवयवी कण जमे हुए हैं, तो अब कौन सी ठोस है? आयनिक ठोस है, यानी इसमें आयन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें इस तरह से क्या होगा, अवयवी कण आपस में जुड़े हुए रहेंगे और व्यवस्थित क्रम में जमे रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब समझना यहाँ पर शॉर्टकी दोष में क्या होता है। शॉर्टकी दोष में क्या होगा कि यहाँ पर जो आयन है पॉजिटिव नेगेटिव आयन, जैसे अपन बात करें ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सोडियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन, यानी कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अपने एग्जांपल ले लिया, किसका एग्जांपल है? सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब समझना दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस कौन सा दोष है? शॉर्टकी दोष। इसमें क्या होगी? शॉर्टेज होगी। इसमें क्या होगा? समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन दोनों क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं बात करूं, एक ऋण आयन और एक धन आयन क्या होगा? क्रिस्टल से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक और धन आयन निकल रहा है, उसके साथ साथ क्या होगा? एक और ऋण आयन निकलेगा, यानी इसमें जो भी आयन निकलेंगे उसकी संख्या क्या होगी? धन आयन और ऋण आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की उदासीनता हमेशा बनी रहेगी, उदासीनता में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी हमेशा ये क्रिस्टल क्या होगा? उदासीन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में निकल रहे हैं, तो जो शेष क्रिस्टल जो होगा उसमें भी धन आयन और ऋण आयनों की संख्या क्या होगी? समान, यानी जितने धन आयन है उतने ही क्या होंगे? ऋण आयन। यानी इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल हमेशा कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा, ठीक है। उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा अपन बात करें, यहां पर क्या होगा, इसमें क्या होगा? समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर समझ में आ गया क्या होगा। इसमें समान संख्या में धन आयन व ऋण आयन क्या होंगे? क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़कर क्या निकल जाते हैं? क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, जिससे यहाँ पर किसका निर्माण होगा? रिक्तिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था अनायनिक ठोसों में रिक्तिका दोष होता है, वैसे आयनिक ठोसों में कौन सा दोष होगा? शॉर्टकी दोष, और इसमें भी किसका निर्माण होगा? रिक्तिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें घनत्व। घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा? अब देखो यहाँ पर आयन जो है वो क्या है? अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, यानी उसके द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। तो यहाँ पर घनत्व में भी क्या आएगी? कमी। घनत्व क्या हो जाएगा? कम होगा। घनत्व क्या आएगा? कम हो जाएगा। तो ये अपन किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? शॉर्टकी दोष की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों और एक बात कि ये दोष कब होंगे? कारण ध्यान रखना, ये दोष कब होते हैं, किन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, कौन से टाइप के क्रिस्टल होंगे जिसमें ये शॉर्टकी दोष पाया जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उदासीनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाएंगे, घनत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। बट ये होगा कब, कौन से क्रिस्टलों में होगा, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना, उन क्रिस्टलों में होगा जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है, समन्वय संख्या उच्च होती है, ठीक है। समन्वय संख्या क्या हो? ज्यादा हो, उसमें क्या होगा? कौन सा दोष पाया जाएगा? शॉर्टकी दोष, ठीक है। जिन क्रिस्टलों में समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या ज्यादा होती है उसमें शॉर्टकी दोष पाया जाएगा, ठीक है। सेकंड कारण है कि धन आयन
यानी धन आयन व जो ऋण आयन है, नेगेटिव आयन है, उनका आकार क्या हो, आकार समान होता है। ठीक है, जिन क्रिस्टलों में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का आकार क्या हो, समान होगा, उन क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपन ने बात कर ली शॉर्टकी दोष में। पहला तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा शॉर्टकी दोष में, तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये क्रिस्टल उदासीन रहेगा। ठीक है, सेकंड, समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर कहां पर आ जाएंगे, क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, जिससे किसका निर्माण होगा, रिक्तिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, घनत्व में क्या आएगी, कमी। ठीक है, कौन से क्रिस्टलों में होगा, तो कौन से क्रिस्टल हो जाएंगे, जिनकी समन्वय संख्या ज्यादा हो, और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या आकार क्या हो, समान हो। एग्जांपल देखें शॉर्टकी दोष की, तो किस में पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनमें ये इस टाइप के दोष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइप का जो दोष है अपना फ्रैंकल दोष। सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है, फ्रैंकल दोष। अब समझना इसमें क्या होगा, इसमें भी जैसे अभिविकर्ण इस तरह से जमे हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना ये किस टाइप के क्रिस्टलों में पाए जाएंगे, उन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें धनायनों का आकार जो होगा वो ऋणायनों से छोटा होगा। ठीक है, फर्स्ट मैं कारण बता रहा हूं, ध्यान देना, ये उन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं फ्रैंकल दोष जिसमें धनायनों जो होंगे उनका आकार ऋणायनों से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसमें क्या होगा, धनायनों का आकार छोटा है तो धनायन क्या होंगे, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थलों में आ जाएंगे। धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां पर आ जाएंगे, अंतराकाशी स्थलों में। यानी जैसे ये धनायन है तो ये अपना स्थान छोड़कर यहां से कहां पर आ जाएगा, अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, यहां पर इस अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जहां से अपना स्थान छोड़कर आ रहा है वहां पर तो किसका निर्माण होगा, रिक्तिका का निर्माण होगा। ठीक है, समझना दोस्तों, यहां पर फ्रैंकल दोष में क्या होगा, धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां पर चले जाएंगे, अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं क्या होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं, अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चले जाते हैं या अंतराकाशी स्थलों में प्रवेश करते हैं। ये तो फर्स्ट क्या होगा इसमें। सेकंड अपन बात करें यहाँ पर इसकी उदासीनता में, उदासीनता में कोई फर्क होगा या नहीं होगा। तो देखो क्रिस्टल यहाँ पर, जहां पर क्या हो रहा है, धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो कहां, क्रिस्टल के अंदर ही उपस्थित है, और क्रिस्टल के अंदर कहां पर, अंतराकाशी स्थलों में। तो यानी इस पूरे क्रिस्टल में जितने धन आयन है उतने ही क्या होंगे, ऋण आयन। यानी इनकी उदासीनता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदासीनता, ये क्रिस्टल कैसे रहेंगे, उदासीन ही रहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल कैसे रहेंगे, उदासीन रहेंगे। नेक्स्ट घनत्व की बात करें। अब मुझे बताओ, कोई इसमें कोई अभिविकर्ण क्रिस्टल से बाहर आ रहा है, नहीं। कोई अभिविकर्ण बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है, नहीं। जो भी है उसके अंदर ही है। यह अभिविकर्ण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल अंतराकाशी स्थलों में जा रहा है, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी घनत्व कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तीन बातें हो गई। क्या प्रभाव होगा, तो धनायन जो होंगे अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थलों में चले जाएंगे, क्रिस्टल उदासीन ही रहेगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कौन से क्रिस्टलों में पाया जाएगा। ठीक है, कारण की बात करें अपन, कौन से क्रिस्टलों में ये उत्पन्न होते हैं या ये फ्रैंकल दोष दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहला ध्यान रखना, कौन से टाइप के क्रिस्टल होंगे, जिनकी समन्वय संख्या कम हो। समन्वय संख्या क्या हो, कम हो, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है,
कौन से दोष पाए जाएंगे? फ्रैंकल दोष। और दूसरा कारण ध्यान रखना, इसमें जो धनायन है, धनायन जो होगा, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। ऋणायन की तुलना में कैसा होगा? छोटा होता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर ये इसके कारण हैं, दो कारण बता दिए मैंने। समन्वय संख्या क्या होगी? कम, और धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में क्या होगा? छोटा होगा। तो ये दो टाइप के दोष हो गए, जिस कौन से ठोस में पाए जाते हैं? आयनिक ठोसों में। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में। फ्रैंकल दोष किस में पाए जाते हैं? उसके एग्जांपल लिखने हैं तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों टाइप के दोष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष कौन से होते हैं? जिनकी क्रिस्टल में स्टोइकियोमेट्री फिक्स हो। ठीक है, धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, यानी उसमें स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हो। इस टाइप के दोष कौन से होंगे? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। चार टाइप के पढ़ लिए अपन ने, रिक्तिका और अंतराकाशिक में पहले अंतर देखा। अब सेकंड टाइप कौन सा देखा? शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष अपन ने उसमें अंतर देख लिए। तो अपना आज फर्स्ट जो था वो कौन सा हो गया? शॉर्टकी दोष हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैक्सिमम इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू।